नमस्कार। 3 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा। यूरोप के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वे आपस में लड़कर अपनी शक्ति खो रहे थे और फिर चौथे वर्ष में अमेरिका युद्ध में प्रवेश करता है। बस यहीं से दुनिया की जो पावर डायनामिक्स है उसका केंद्र बदलना शुरू हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अमेरिकी प्रभुत्व, इसकी हेजेमनी की वास्तुकला को समझेंगे कि आखिर यह किन स्तंभों पर टिकी है। देखिए, इस बात को समझिए कि जब यूरोप के शक्तिशाली देश आपस में लड़कर खुद को कमजोर कर रहे थे, उस वक्त अमेरिका युद्ध में एक निर्णायक भूमिका में आता है। वो सिर्फ एक सैन्य सहयोगी नहीं था, बल्कि वो हथियार और पूंजी दोनों का आपूर्ति करता था। नतीजा क्या हुआ? युद्ध के बाद अमेरिका एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, जबकि यूरोप के उद्योग लगभग तबाह हो चुके थे। यहीं से शक्ति का जो केंद्र था वो अटलांटिक के पार यूरोप से अमेरिका की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो अमेरिकी शक्ति की इस पूरी इमारत को समझने के लिए हम इसके 5 मूलभूत स्तंभों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। तो पहला स्तंभ है विश्व युद्ध और अमेरिका का उदय। इसमें हम देखेंगे कि कैसे 2 विश्व युद्धों ने एक उत्प्रेरक का काम किया, एक पावर वैक्यूम बनाया जिसे भरने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत ही खास स्थिति में था। इस ऐतिहासिक प्रगति को समझना बहुत जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त उछाल आया। फिर 1930s में यूरोप से बौद्धिक प्रतिभा का पलायन शुरू हुआ, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक अमेरिका चले गए और अंत में 1945 में परमाणु बम के प्रयोग ने अमेरिका की तकनीकी और सैन्य सर्वोच्चता पर आखिरी मोहर लगा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लड़ाई का स्वरूप ही बदल गया। अब ये हथियारों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक वैचारिक युद्ध था। एक तरफ अमेरिकी पूंजीवाद और दूसरी तरफ सोवियत साम्यवाद। इसी वैचारिक टकराव ने अगले 45 वर्षों के लिए शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की नींव रखी। अब हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, आर्थिक प्रभुत्व। अमेरिका ने अपनी शक्ति केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को अपनी मुद्रा के इर्द गिर्द दोबारा से डिजाइन करके स्थापित की। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसका ऐतिहासिक संदर्भ 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से जुड़ा है। युद्ध से तबाह दुनिया, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस को पुनर्निर्माण के लिए पूंजी की सख्त जरूरत थी और ये पूंजी उस समय सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास थी। इसी का फायदा उठाकर एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी गई। इस पूरी व्यवस्था को समझिए। पहला, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था। दूसरा, उसने डॉलर को सोने से जोड़ दिया। तीसरा, ये अनिवार्य कर दिया गया कि सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होगा। और चौथा, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं बनाई गईं जो कर्ज तो देंगी लेकिन डॉलर में। इस एक समझौते ने दुनिया के हर देश को व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तो अब देखते हैं कि इस डॉलर की सर्वोच्चता को रोजमर्रा के जीवन में लागू करने के लिए अमेरिका ने कौन से वित्तीय हथियार या फाइनेंशियल वेपन्स विकसित किए। स्विफ्ट को आप विश्व के बैंकों के लिए UPI जैसा समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक मैसेजिंग नेटवर्क है। जब भारत का कोई बैंक दुबई के किसी बैंक को भुगतान करता है तो रुपया पहले डॉलर में बदला जाता है, फिर डॉलर के रूप में ट्रांसफर होता है और फिर वहां की स्थानीय मुद्रा में बदलता है। यानी पूरा नियंत्रण अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के हाथ में है। और पेट्रो डॉलर प्रणाली ने तो इस प्रभुत्व को और भी मजबूत कर दिया। इसके तहत ये तय हुआ कि तेल का वैश्विक व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में होगा। अब जरा सोचिए, ऊर्जा तो हर देश की एक मूलभूत आवश्यकता है। इस एक व्यवस्था ने डॉलर के लिए एक स्थायी वैश्विक मांग पैदा कर दी, जिससे इसका मूल्य और महत्व हमेशा बना रहता है। अब हम अमेरिकी प्रभाव को सुरक्षित और विस्तारित करने वाले 2 समानांतर स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बौद्धिक पूंजी यानी ब्रेन पावर और सैन्य शक्ति। अमेरिका वैश्विक प्रतिभा के लिए एक चुंबक की तरह बन गया। इसने इनोवेशन, धन और कॉर्पोरेट शक्ति का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। चाहे जर्मनी से आइंस्टाइन हो, दक्षिण अफ्रीका से एलोन मस्क या फिर भारत से सत्य नडेला और सुंदर पिचाई, इन सब ने अमेरिकी शक्ति को बढ़ाने में ही योगदान दिया है। अब जरा अमेरिकी सैन्य खर्च के पैमाने पर ध्यान दीजिए। ये लगभग $1 ट्रिलियन सालाना है, जो दुनिया के कुल रक्षा खर्च का 37% है। इसे अगर आप संदर्भ में देखें तो ये भारत के रक्षा बजट से लगभग 10 गुना ज्यादा है। लेकिन अमेरिकी सैन्य शक्ति सिर्फ बजट के बारे में नहीं है, यह पावर प्रोजेक्शन की अवधारणा है। इसका मतलब है दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सैन्य ताकत को प्रदर्शित करने और लागू करने की क्षमता।
80 से ज़्यादा देशों में 750 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों के माध्यम से उसकी जो भौतिक उपस्थिति है वो इसी पावर प्रोजेक्शन को सुनिश्चित करती है। और अब हम इन सभी अवधारणाओं को एक साथ जोड़कर अमेरिकी विदेश नीति के सबसे आधुनिक हथियार को समझेंगे, आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस। सवाल ये उठता है कि देश अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन क्यों करते हैं? उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख नोड्स को नियंत्रित करता है। व्यापार हो, तेल हो, स्विफ्ट के जरिए बैंकिंग हो या IMF से मिलने वाला कर्ज, सब कुछ डॉलर प्रणाली से जुड़ा है। इस प्रणाली से काट दिए जाने का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग थलग हो जाना। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विरोधाभास, एक पैराडॉक्स को समझना जरूरी है। अमेरिका इतने बड़े व्यापार घाटे के बावजूद समृद्ध बना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया को व्यापार करने के लिए डॉलर की लगातार जरूरत है। इसलिए अगर अमेरिका को अपने बिल चुकाने हैं तो वो बस और डॉलर छाप सकता है, एक ऐसी सुविधा जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिकी शक्ति के स्तंभ हैं विश्व युद्धों में विजय से मिली ऐतिहासिक नींव, डॉलर पर आधारित आर्थिक संरचना, SWIFT और पेट्रोडॉलर से वित्तीय नियंत्रण, वैश्विक प्रतिभा का केंद्र होना, अद्वितीय सैन्य शक्ति और नाटो जैसे गठबंधन नेटवर्क। तो अंत में मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। क्या कोई भी देश इस जटिल और इतनी गहराई से स्थापित व्यवस्था से पूरी तरह बाहर निकल सकता है? इस पर सोचिएगा। इस प्रणाली के लचीलेपन और डी-डॉलराइजेशन जैसे प्रयासों के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका विश्लेषण कीजिए। यह आपके मेंस के उत्तर के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट विषय है। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।